नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा एक बार फिर रण क्षेत्र में है, क्योंकि बिहार इन दिनों रण क्षेत्र बना हुआ है। बिहार की राजनीति में जिस तरह से गूंज रही है बात की बॉस कौन होगा, और इसीलिए कुर्सी की इस लड़ाई में आज एक नया शिगुफा छेड़ दिया गया है सरकारी नौकरी का। तो बिहार की राजनीति में गूंज रहा है एक नया नारा, हर घर नौकरी, और वो भी 20 महीने के अंदर। दरअसल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में आज वो तीर छोड़ा है जो सीधे बेरोजगार नौजवानों के दिल में लगा और विपक्ष के सीने में छेद कर गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में बिहार के हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी और 20 दिन में इसके लिए कानून भी लाया जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या ये सपना है या झूठा सपना है? क्या ये रोजगार की क्रांति है या जनता को बहकाने का खेल? क्योंकि बिहार की जमीन पर ये वादा सुनकर नौजवान तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बजट का दिवालियापन है। तेजस्वी का ये वादा बिहार को बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। उधर जेडीयू ये कह रही है कि ये बिल्कुल ही असंभव है, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस इस वायदे के बीच सहयोगी भी है और संशय में भी है, क्योंकि ना तो अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई तस्वीर क्लियर है, यहां तक कि यह भी खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी कांग्रेस अब सीधे ये कह रही है, सूत्रे कह रहे हैं कि कांग्रेस डिप्टी सीएम का पद चाहती है। लेकिन ऐसे में असली सवाल तो जनता पूछ रही है कि क्या ये वायदा हकीकत बनेगा या बिहार के युवाओं को फिर मिलेगा एक और चुनावी जुमला। आज यही सवाल है कि ये रोजगार, ये योजना रोजगार का भविष्य है या चुनावी छलावा। और अगर तेजस्वी 20 महीने में हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो फिर पैसा कहां से आएगा, पद कहां से आएंगे और भर्ती कौन करेगा? करेंगे इसी पर खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे हमारे आज के अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। बिहार में चुनावी महाभारत की डेट फिक्स होने के बाद से तमाम धड़ों में राजनीतिक सुबुगाहट लगातार तेज होती जा रही है। जिस चुनावी रण क्षेत्र में पूरी तरीके से कूदने से पहले पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, जिसके तहत आज आरजेडी के शहजादे तेजस्वी बेरोजगारी कार्ड खेलते नजर आए। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। बिहार के चुनावी मैदान में जहां महागठबंधन बेरोजगारी के साथ साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी एनडीए पर लगातार हमले बोल रहा है। सूत्रों की माने तो जेडीयू 110, चिराग पासवान 44, जीतन राम मांझी 15 और उपेंद्र कुशवाहा 20 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन एनडीए ने ये साफ कर दिया कि सीट शेयरिंग पर एनडीए में कोई पेच नहीं फंस रहा। एनडीए के तमाम दल एक साथ हैं, जो बिहार के चुनावी महाभारत में 5 पांडवों की तरह लड़ेंगे। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। ये सब बात करते रहते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। सभी दलों को ये मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे। बिहार के चुनावी घमासान में महागठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए पर चाहे जितने भी निशाने साधे, लेकिन सच है ये एनडीए नहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि सीपीआई एमएलए 19 सीटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।
रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश साहनी के बाद कांग्रेस डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ी हुई है और यही कारण है कि अभी तक महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। ऐसा गठबंधन है जिन सबको पता है कि ये अलायंस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो जिसको जितना दबाव बना करके सीटें निकाल लेनी है। मुकेश सहनी जी कब एनडीए में रहेंगे, कब महागठबंधन में रहेंगे। बिहार में जारी इस राजनीतिक दाव पेच के बीच आज पीके की जनसुराज ने ताल ठोकते हुए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि बिहार में अभी भी पीके के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। इसमें नई बात क्या है, ये सीटों के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे कितनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। नहीं, 9 तारीख को हम लोगों ने पहले ही कहा है, हम लोग को कोई किसी से बात थोड़ी करने की जरूरत है, जनता से बात कर रहे हैं, जनसुराज के साथियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। अब भैया 14-15 साल तो खुद भी रहे हैं इस सरकार में, यहीं बिहार के राजा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 14 तारीख को एनडीए की सरकार जा रही है, इतना तो तय है। कौन आ रहा है ये जनता पर छोड़ दिया जाए। बिहार का चुनावी रण क्षेत्र दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए जहां एक और अपनी एकता के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं बिहार को बेरोजगारी और पिछड़ेपन की सौगात देने वाला महागठबंधन आज विकास और बेरोजगारी के मुद्दे के साथ खड़ा है। वहीं पीके चुनावी दाव पेच ने बिहार के इसी चुनावी मुकाबले को त्रिकोण बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चीज आगे है। तो सवाल यही है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर खुलकर क्यों नहीं बातें कही जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ये जो सरकारी नौकरी से सरकार बनाने की जो कवायद शुरू की गई है, ये हकीकत में कैसे अमली जामा पहन पाएगी, इसी पर करेंगे खुलकर बात। सभी चेहरे हमारे सामने आ चुके हैं, सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शान परवेज साहब। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जनसुराज पार्टी से सोनाली आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस से अमर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी पटना से सौरभ भी इस वक्त मैं देख पा रही हूं जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जरा जल्दी से सोनाली जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपके फेस पे लाइट बहुत कम है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए प्लीज। सोनाली आनंद जी आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं, जरा जल्दी से अपडेट दे दीजिएगा। ऑल इज वेल हो गया सभी जगह एनडीए या महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर जो दुविधाएं चल रही थी, लेटेस्ट अपडेट। जी देखिए लावनी, बता दूं आपको कि जो बीजेपी के नेशनल अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है। और आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनकी आज मुलाकात हुई चिराग पासवान से। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो पेच फंसा हुआ था, जो नाराजगी थी, जो हम कह सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स थी, अब वो पूरी तरह से विराम लगता हुआ दिख रहा है। चाहे दोनों गठबंधनों की बात की जाए, चाहे महागठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए की बात की जाए, तो दोनों दलों में अब देखिए वहीं जनसुराज की अगर बात की जाए तो आज 51 लोगों की जो सूची जारी हुई, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। एक महिला थी वो तो रोने लगी, छपरा के मसरक से वो चुनाव टिकट चाह रही थी। तो कई लोग थे जो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, उनसे मेहनत कराया गया, उनसे पैसा खर्च कराया गया। तो तमाम ऐसी बातें हैं। देखिए अब कहा जा रहा है कि 11 तारीख को बिहार के कोर ग्रुप की बैठक होगी, 12 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक होगी और 13 तारीख को बिहार की पहली सूची जारी होगी। और ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सोच बता रहे हैं, कि जितने एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में पूरी कहानी साफ होगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा,
कौन जो उम्मीदवार कौन होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एलजेपी के और हम के और उपेंद्र कुशवाहा के। तो जाहिर सी बात है आज जिस तरह से भूपेश बघेल आए हुए हैं, उन्होंने अपने नेताओं से बातचीत की है। तो अब जिस तरह से तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो लगातार अब दावे कर रहे हैं। तो अब बिहार चुनाव अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अब पूरा खुल चुका है। अब जल्द से जल्द आज तो जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कल हो सकता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी भी कर दें। यानी कुल मिलाकर ये जो दांव और वायदे हैं उसका पिटारा खुल चुका है। और आइए सौरभ आपके पास दोबारा लौटती हूँ, लेकिन आज शुरुआत शान साहब आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि 20 महीने में ही जिस तरीके से नौकरी का, हर घर को सरकारी नौकरी, ये वायदा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन क्या ये संभव है? प्लान क्या है? कैसे लेकर आएंगे पद? कैसे ये सारी चीजें हो पाएगी? एक रोड मैप जरा समझा दीजिए, क्योंकि हर जगह चर्चा ये हो रही है कि आबादी के लिहाज से अगर देखें तो उस लिहाज से कैसे 20 महीने में इतनी जल्दी हर घर में, यानी लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ ये नौकरियां कैसे बना पाएंगे? शान साहब। देखिए, शुक्रिया, फिर से आप लोगों ने चर्चा करना शुरुआत किया और फिर से बिहार का चुनाव वापस मुद्दों पर आ गया, रोजगार पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग इसको दूसरे ट्रैक पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बिहार की जनता और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने पुनः एक बार ये इस मुद्दे को, बिहार में रोजगार के मुद्दे को उठाकर पूरे नौजवानों के ऊपर उपकार करने का काम किया है। और वो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात आज से 17-18 महीने की जब हमारी सरकार थी, जब उसमें हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और ये लोग कहते थे कि ब्लू प्रिंट कहाँ है, इसका रोड मैप कहाँ है, कैसे संभव होगा। आज वो संभव हो गया। दूसरी बात, जब हम लोग कहते थे कि पेंशन को कैसे संभव हो गया, ये तो बताइए कैसे संभव हो गया? आज रोजगार मिला ना, नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा गया। लावनी जी, आप शायद उस दिन चैनल पे नहीं थी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल थी, मैं बिहार में थी, मैं मैं बिहार में थी और मैं सब देख रही थी कि क्या हो रहा है। मैं इसीलिए तो मैंने दोबारा आपसे पूछ लिया कि क्या, किस तरीके से हुआ। लोगों को रोजगार मिला, मिला। महागठबंधन ने, नेताजी ने जिसको नियुक्ति पत्र बांटा, उन लोगों को रोजगार मिल गया ना, और उनको तनख्वाह भी मिल रहा है। और कितने वो लोगों को? फिर से कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। कितने लोगों को? नहीं, कितने लोगों को? आपने कहा ना चर्चा सार्थक हो, तो मैं सार्थक चर्चा की तरफ ही बढ़ रही हूँ। कितने लोगों को? हाँ, कितने? 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी। ठीक है, क्या बोला आपने? 17 महीने में, ठीक है, हाँ, 17 महीने में 5.5 लाख, 17 महीने और 5.5 लाख। अब इसको 20 महीने और 3 करोड़ संभव है क्या? नहीं, 3 करोड़ हम लोगों ने अभी देखिए, हर घर नौकरी का मतलब तो फिर यही निकालेंगे ना कि हर घर को नौकरी, मतलब कि अगर 3.5 करोड़ के लगभग आबादी है बिहार की, तो बिहार में अगर हम ये देख ले तो 3.5 करोड़ के लगभग कैसे हो पाएगा, ये बताइए। 17 महीने में 5.5 लाख है, तो 20 महीने में ये 3.5 करोड़ कैसे होगा, समझाइए। हमने ये कहा कि पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आंकड़ों पे आप आना चाह रहे हैं तो ले लीजिए मेरे से आंकड़ा आप। अब बताइए कि बिहार में कितना परिवार है, कितना आंकड़ा, आप 3 करोड़ का आंकड़ा लगा सकते हैं। 3 करोड़ परिवार बिहार के अंदर है, और सरकार दावा कर रही है कि उसने 85-80 लाख लोगों के परिवार के लोगों को नौकरी भी दे दी। अब बच गए वहां पे करीब 2,20,000 घर, और 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख घर को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। वो 5 साल की बात कर रहे हैं, नहीं, वो तो 5 साल की बात कर रहे हैं, 20 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, यही होता है, आपने कहा ना कि ट्रैक पर आ गए, आप ट्रैक पर नहीं आए, आप ट्रैक से भटक गए हैं साहब। अगर आप उनकी बात करेंगे, उनसे भी पूछ रही हूँ सवाल, लेकिन मुझे सिर्फ पूछना है 20 महीने में कैसे आप पद को क्रिएट कर लेंगे, कैसे ये क्रिएट हो जाएगा? मुझे सिर्फ इसका पूरा मैथमेटिक्स समझा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं जानना है। मैं तो मैथमेटिक्स ही बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। जो विभाग में खाली जगह है, उसको जो हम लोगों ने स्वीकृति दिलाने का काम किया था, वो सरकार कितनी जगह खाली है? कितनी जगह खाली है बिहार में? आज भी करीब हम लोगों ने देखा था, उसमें 80 लाख से 1 करोड़ वैकेंसी आज भी बिहार के अंदर खाली पड़ा हुआ था। 80 लाख से नियुक्ति करने की जरूरत थी, जहाँ पे नियुक्ति करने की जरूरत थी। उसके बाद आप आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, सरकार कह रहे थे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे थे। सरकार कह रही है 20 सालों में कि इतना करोड़ आ गया, इतना लाख करोड़ आ गया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है या सारा शटडाउन होता चला जा रहा है? कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? हम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर जेन्युइन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मैडम,
तो आप समझ लीजिए कि 3 करोड़ परिवार के लोगों को नौकरी देना संभव है। और वही यही बात होगी आज फिर जब आपके साथ बैठेंगे आज से भाई जब साहब, सरकार बनेगी और 20 यही महीने तो के सबसे बाद, बड़ी विडंबना 20 है। महीने के बाद देखिए, जब हम फिर आप बैठेंगे तो बीजेपी कहेंगे कि पर आप या ऐसा कैसे सरकार कर पर सकते खूब थे? सवाल कीजिए, जो सवाल आपका हम लोगों के अधिकार ऊपर है, बार-बार खड़ा किया लेकिन गया। बिहार की जनता को कम से कम भटकाइए मत, बरगलाइए मत। टोटल 46 विभाग और टोटल अगर नौकरी की बात करती हूँ तो 13 लाख सरकारी कर्मचारी इस समय ऑलरेडी हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप 3.5 करोड़ नौकरी ले आएंगे। आपने जितनी बात भी की जलेबी की तरह से, आपने सीधी बात नहीं की है। आप एक बार भी क्लियर नहीं कर पाए कि कैसे करेंगे इस बात को। आइए जरा जल्दी से, ठीक है, मैं आती हूँ सर। शान साहब, आज आप ही का दिन, आप ही के पास बार बार आऊंगी, लेकिन भूपेंद्र यादव जी के पास एक एक कमेंट प्लीज ले लेने दीजिए, एक एक कमेंट ले लेने दीजिए। भूपेंद्र यादव जी, सुन लिया आपने, उन्होंने तो बता दिया कि देखिए हमारा मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सरकार ने क्या किया। लेकिन जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल, संभव सी लगती है कि धरातल पर बड़ी इजली, जहां एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि 17 महीने में 5.5 लाख नौकरी, तो 20 महीने में ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ कैसे जनरेट कर लेंगे? भूपेंद्र जी। लवनी जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो नमस्कार और पूरे बिहार की दर्शक को नमस्कार और पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के जो एलओपी हैं, ये जानते हैं 3 पसेरी 15 किलो बतियाते हैं। इनको इतना ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कि वो 9वीं फेल है। अब आइए, बिहार में जातीय जनगणना जब हुआ था, उनको एक बार पूरा कर लेने दीजिए, 2.97 करिएगा काउंटर आंसर। 2.97 करोड़ परिवार वास करते हैं इस बिहार की धरती पर। तो आपके पास तो विजन ही नहीं था। 2.97 करोड़ जब बिहार की धरती पर वास करते अंधेरी में हैं, ढिंडोरा पीट रहे, अंधेरी अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा ढिंडोरा पीट रहे आप लोग। क्या कोई विजन है क्या आप लोगों के पास? इनको चुप करिए। लावनी जी देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं, चुप रहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। शान साहब, आप काउंटर आंसर करिएगा, एक बार उनको अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए। हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है लावनी जी कि एक हमारे यहाँ जो है ना, गांव में एक ओझा था, तो ओझा कहा कि आकाश बानो, पताल बानो, पूरब बानो, पश्चिम बानो, उत्तर बानो, दक्षिण बानो। जनता देख रहा है कि आपसे नौकरी नहीं हो जानते पाएगा। हैं, उनकी औरत जो है, हम लोगों ने दिया है और आगे भी देंगे, ये आपसे नहीं हो पाएगा। ये क्लियर हो गया कि नौकरी आपके बस की बात नहीं है, ये सरकार की बस की बात नहीं है। आपकी सरकार केवल नौजवानों को झांसा देना जानती है, बरगलाना जानती है, और झांसी की सरकार है, जुमलों की सरकार है। तो ये आकाश मान के वो झाई कर रहे हैं तेजस्वी जी। इनका पिताजी का तो झाई कर हो गया। भाई आप जी पर खुश रहे। अब माता जी और पिताजी की बात कीजिएगा तो क्वांटम लेने के लिए तैयार रहिएगा। पहले बिहार की जनता पे अगर चर्चा कीजिएगा तो उसका जवाब दे देंगे। माता जी और पिताजी पे चर्चा कीजिएगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। मुद्दे पर रहते, मुद्दा बताएंगे नहीं बैठ के चैनल पे। लालू जी के शासन में ब्रह्मांड में होंगे, ब्रह्मांड में कहीं तैर रहे होंगे लालू जी जब शासन कर रहे थे। इनको परवेज जी को मालूम नहीं है, इनको उतना ज्ञान नहीं। अरे हम तो 20 साल से आपका कुकर्म देख रहे हैं, 20 साल से आपका कुकर्म देख रहे हैं, और हमारे जैसे करीब करीब आज 30% वोटर जो है वो आपका 20% ठीक है। आइए अमर जी के पास आना चाहती हूँ, अमर जी के पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी आप लोगों के पास। आ रहे हो भूपेंद्र जी, आ रही हो शान साहब। एक रिक्वेस्ट मेरी है, शायद आप में से किसी गेस्ट के यहाँ कोई ऑडियो आ रहा था, अगर आपने टीवी ऑन करे हुए तो प्लीज उसे म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आवाज यहाँ पर आ रही थी अमर जी के यहाँ, जिससे शायद अमर जी म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अब आइए अमर जी, आप ही के पास आ रही हूँ। ये संभव लगता है क्या कि 20 साल इज इक्वल टू 20 महीने वाला जो ये जो द्वंद्व शुरू हो गया है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि इन्होंने 20 साल में कुछ नहीं किया, आपकी सहयोगी पार्टी आरजेडी कह रही है। अब ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 20 महीने में ही वो इतनी नौकरी क्रिएट कर देंगे, मतलब हर घर को नौकरी, यानी मान लिया जाए कि 3 से 3.5 करोड़, चलिए 3.5 छोड़ देते हैं, 3 करोड़ के आसपास। क्या ये पॉसिबल लगता है आप लोगों को? आप इस चीज को क्या समर्थन देते हैं जो बातें तेजस्वी कह रहे हैं? अमर जी देखिए लावनी जी, मैं 10 सेकेंड दूंगा, थोड़ा सा सब्र धरिएगा आप। तेजस्वी यादव ये नहीं कहा कि मैं 20 दिनों के अंदर जो है सभी परिवार को नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा कि 20 दिनों के अंदर मैं एक कानून लाऊंगा जिसमें ये प्रावधान रहेगा कि सभी बिहार के परिवारों को नौकरी देने की बात है। पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा, हर साल दूंगा। लेकिन जानते हैं केंद्र सरकार के पास जो नौकरियां हैं वो मात्र 50 लाख है। 49,16,000 जो है
स्थान है जिस पर वो नौकरी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़। एक आदमी युवा है और उसने ये वादा कर रहा है कि मैं दूंगा नौकरी, और एक जो सभी परिवार बिहार में अगर आप देखिएगा तो 2 करोड़ 97 लाख है परिवार जिसमें नौकरी देने की बात करिए। बिहार सरकार के पास भी जो है तकरीबन जो है 27 लाख नौकरियां हैं। अगर आप इसको क्रिएट करते हैं जिस तरह से, आप देखिएगा कि 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है बाहर में जाके नौकरी कर रहे हैं, बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर के। पूरे हिंदुस्तान के अगर पलायन की स्थिति को आप देखिएगा तो 90% पलायन जो है बिहार से हो रहा है। तो अगर एक नया लड़का, एक नया युवा, और ये पार्टी के ये कह रहा है कि मैं 20 दिनों के अंदर एक कानून लाऊंगा जिसमें नौकरी देने का वादा करूंगा। जनता ने 20 साल तो देख लिया कि नीतीश कुमार जी और इंडिया गठबंधन ने क्या किया। तो ये कोशिशें हैं, और कोशिशें में वो कितना सफल रहते हैं। उन्होंने 17 महीना में तो कहा कि मैं तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, देखे उन्होंने दिखाया। तो अब सवाल उठता है कि आपने 20 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दिया। अगर आप 20 वर्षों में नौकरी देते उन्होंने ये तो कहा था, रोजगार का मुद्दा आज यहाँ पे नहीं आता। वायदा ये किया गया था कि पहली कलम पे पहला साइन होगा तो 10 लाख नौकरियां होंगी, लेकिन 10 लाख नौकरी नहीं हुई ना। 17 महीने में कितनी हुई? 17 महीने में हुई 5.5 लाख। नहीं, आप सुनिए आपकी बात पूरी धारता के साथ मैंने सुनी। आप मुझे बताइए, 17 महीने उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि पहली कलम से जो साइन होगा 10 लाख नौकरी होगी। चलिए, आपने कहा कि ये एक तरीके से युवाओं को एक जोश देने का एक तरीका है। 17 महीने में 5.5 लाख नौकरी हुई। तो मैं यही तो कह रही हूं कि भाई बातें वो की जाए ना जो कि हकीकत में जिसे बदला जा सके। क्या 20 महीने में, आप 20 दिन कह रहे हैं, 20 दिन नहीं, 20 महीने में आप चलिए अध्यादेश भी ले आएंगे, लेकिन जॉब क्रिएट करेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना, क्या उतनी नौकरियां हैं? जितने परिवार हैं उतनी सरकारी नौकरी है भी बिहार में? ये भी तो देखना है ना। बात प्रैक्टिकल पर करते हैं ना लावनी जी। मैं बिल्कुल जो फिजिबल और जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत समझने की जरूरत है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिए। हाँ, बताइए। मैं आ रहा हूँ। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पर साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। भारत सरकार के पास नौकरियां मात्र 50 लाख है। और कैसे उन्होंने कहा? अब क्या है, उन्होंने पकोड़े तल लो, उन्होंने कहा चाय बना लो, उन्होंने कहा कि पंचर ठीक कर लो। क्या ये नौकरियां थी? भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने वादा किया जनता से कि मैं सभी के अकाउंट में 15 करोड़ रुपया दूंगा। क्या प्रधानमंत्री ने वादा पूरा किया था? और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सभी को पक्का मकान दूंगा, उन्होंने दिया। और ये संभव नहीं है मैम, संभव है अगर आपकी इच्छा शक्ति है। 20 वर्षों में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई। 20 वर्षों में बिहार सरकार। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। आपकी इच्छा शक्ति को भी समझ लिया, आपकी विल पावर को भी समझ लिया, लेकिन साहब आप जनरेट क्या करेंगे? क्या उतनी सरकारी नौकरी है? क्या बिहार में 3 करोड़ सरकारी नौकरी है? आप मुझे इतना बताइए कि बिहार में क्या 3 करोड़ सरकारी नौकरी है? आप लोग क्या बात करते हैं? फिजिबल और पॉसिबिलिटी को आप ध्यान ही नहीं रख रहे। भूपेंद्र यादव जी जल्दी से काउंटर आंसर दीजिए। वो कह रहे हैं कि बिहार में 3 करोड़ सरकारी नौकरी है और इसीलिए उतनी नौकरी देंगे। भूपेंद्र यादव जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र यादव जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सोनाली आपके पास आ रही है। इसमें सिर्फ हवाबाजी नहीं है। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। सही मायने में काम करना चाहते हैं तो सृजन किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव जी अनम्यूट कीजिए। भूपेंद्र यादव जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। ऐसा है लावणी जी, हाँ। ये लोग बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं हमको बोलते ही। सबसे पहले आप लोग इनको अनम्यूट कराइए। अरे बोलिए क्योंकि आप जब बोलते हैं तो ऐसा है लावणी जी। बोलिए जल्दी बोलिए। अब आप एंकर पे बताइए। शान साहब सवाल पूछा, आप लोगों ने काउंटर क्या काउंटर आंसर लेने दीजिए उनसे। हाँ, बोलिए भूपेंद्र जी। वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे, 3 करोड़ नौकरियां हैं, बरगलाइए मत बिहार की जनता को, ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये जानते हैं, ये बक्कू से झूठ उतरा था खगौल स्टेशन दानापुर में, तो लालू परिवार अकेले 7 बक्कू झूठ उतार लिया है। ये लोग झूठ के बक्कू खोल के पूरा बिहार में छिड़क रहे हैं, सारे नौजवान को फुसलाने के लिए, भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करना चाह रहे हैं। और फिर ये लोग जो है ना बिहार में जंगल राज ला करके ये भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करके जो है ना नौजवानों को रिसोर्स को लूटेगा। सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार में 3 करोड़ नौकरियां जनरेट हो सकती हैं? बिहार में 3 करोड़ नौकरियां हैं? ये सफेद झूठ है इनका।
ये एक नंबर का फ्रॉड बात कर रहे हैं बिहार की आम जनता के साथ। और बिहार की जनता बहुत फ्रॉड हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है, हमारे नौजवान। सोनाली आपके पास आ रही हूँ, फ्रॉड कौन कर रहा है, सच्चा कौन झूठा कौन? सोनाली आनंद, ठीक है भूपेन जी, सोनाली आनंद को आने दीजिए, जन स्वराज पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोनाली आनंद जल्दी से। 2025 में इनको जो है जानते हैं वोट के जोड़ दे करके। ठीक है भूपेन जी, एक मिनट सोनाली आनंद को बोलने दीजिए। सोनाली आनंद जी, जो भी घोषणाएं आज की गई हैं ये 20 महीने तो क्या 5 साल में पूरे नहीं हो सकते। और जिस ढंग से एनडीए की सरकार अपनी नौकरी देने में असक्षम रही, सिमिलर तरीके से इंडिया गठबंधन में नौकरी जो वादा करी देने में असक्षम रहेगी। मैं सिंपल सा आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। बिहार का कुल बजट का 40% सैलरी में जाता है, 40% आप सैलरी ही देते हैं बिहार के बजट का। अगर आप 3 करोड़ नौकरी ही दे देंगे तो यानी पूरे बजट से आप सैलरी ही देंगे, और शायद वो भी पूरा ना हो पाए बिहार में हर एक इंसान को सैलरी देने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप कहीं से लोन भी लेते हैं तो बिहार के पे अगर लोन की हम बात करें तो 3 लाख करोड़ का लोन बिहार पे अभी भी है। तो यानी अगर आप इस प्लान को कहीं बाहर से भी पैसे लेके एग्जीक्यूट करते हैं तो बिहार को आप और लोन के दलदल में धकेल देंगे। और तीसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जब बिहार में अगर हम नौकरी की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की, तो बिहार में प्यून से लेके हेड चीफ सेक्रेटरी तक आप यही पाएंगे कि बिहार में कुल नौकरियां लगभग 24 लाख के लगभग हैं। तो अगर ये वादे करते हैं कि हम 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो मुझे तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात लगती है। इनफैक्ट पूरे आपको भी लग रही है और पूरे बिहार की जनता को भी लग रही है। और मैं और एक आंकड़ा देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब आप हर परिवार को नौकरी देने की बात करते हैं तो बिहार का ही एक डेटा और गवर्नमेंट डेटा बताता है कि 3% दलित 12वीं पास है, 5% ईबीसी 12वीं पास है और 7% मुस्लिम 12वीं पास है। तो यानी बाकी कितने ही लोग 12वीं पास है, बाकी ने शिक्षा ली ही नहीं। तो आप किसे नौकरी देंगे और किस बेस पे नौकरी देंगे? और नौकरी देने का क्राइटेरिया क्या होगा? एग्जाम होगा। अगर एग्जाम होगा तो आप सबको पास कैसे करवाएंगे उस एग्जाम में? अगर आप डिग्री देख के करेंगे तो डिग्री की बात मैंने आपके सामने रख दी कि डिग्री आप कहाँ से लाएंगे। और तीसरी बात, अगर यूं ही देंगे तो किस पद पे देंगे, किस आधार पे देंगे, सरकार का बजट आप कहाँ से लाएंगे? तो ये मुख्य सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप आरजेडी से जवाब मांग सकती हैं। ठीक है शान साहब, इसका जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए परसेप्शन बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन परसेप्शन को प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल को पॉसिबल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या इस चीज को ये जो जुमलेबाजी जिसे कहा जा रहा है, बार बार की जुमला क्रिएट किया जा रहा है, क्या वाकई आप लोग जो बातें अभी सोनाली आनंद ने कही है उस तरीके से आप उसे धरातल पर उतार पाएंगे? तो रण क्षेत्र में चर्चा जारी है कि सरकारी नौकरी से कैसे बनेगी सरकार, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की कि 20 महीने में वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसी पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। ब्रेक के बाद भी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए शान साहब सीधे आपके पास आ रही हूँ। एक बात तो क्लियर है कि देखिए, ठीक है, आप बार बार कहते हैं कि आपकी मंशा अच्छी है, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मंशा अच्छी है, लेकिन इसके लिए जरूरत तो इसी बात की है ना, खाली दृढ़ इच्छा शक्ति से तो जबरन पद नहीं क्रिएट हो जाएंगे ना, जबरन नौकरी तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। जो सच्चाई है उससे तो नहीं पीछे हटा जा सकता है। बजट की अगर बात की जाए तो बिहार का बजट ही है 3,16,000 करोड़ रुपए। तो क्या ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी, ये संभव कैसे हो पाएगा? अभी सोनाली जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे थे कि संभव ही नहीं है। शान साहब, देखिए मैडम, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, जब ये चर्चा कर रहे हैं तो बिहार की भविष्य की चर्चा हो रही है, बिहार की संपूर्ण युवा वर्ग की चर्चा हो रही है, तो केवल हमको अलाउ कीजिए कि हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। बोलिए। ठीक है, देखिए, जब लोग आज कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वो भी करा है जो पहले भी लोगों को लगता था कि नहीं हो पाएगा। और अगर आप आज हमसे ब्लू प्रिंट पूछ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आज 3,16,000 करोड़ का बिहार का बजट है, और बिहार के बजट में आप मान के चलिए कि 40% अभी तक जो 24 लाख के आसपास वैकेंसीज है, उस वैकेंसीज में 40% सैलरी में जा रही है। तो ये किसने कह दिया आपको कि बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ ही रहेगा? बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ से नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये कहीं का कोई किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बात कह दिया कि बजट को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बजट पे चर्चा नहीं की जा सकती है, बजट का विस्तार नहीं किया जा सकता है। और अगर वो सरकार किस काम की है जो अपने बजट को नहीं बढ़ा सकती? दूसरी बात आप आ जाइए कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति अगर लागू करने का पक्षधर सदैव रहा है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल डोमिसाइल नीति लागू करेगी, उससे जो पद है वो बिहारियों को मिल पाएगा। तीसरी बात आप आइए
कि बिहार सरकार ने आज बड़ी चालाकी से आरक्षण की नीति को समाप्त करते हुए बिहार में तीसरे डोर से, दूसरा नहीं तीसरे डोर से भी नौकरी को जो प्राइवेटाइज करने का काम किया है, उन प्राइवेटाइज जो पद क्रिएट किए गए, जो थर्ड पार्टी के द्वारा पद क्रिएट किया गया है, उन सभी का तो आप जोड़े ही नहीं है, उनका पद जोड़ लीजिए और वो जो थर्ड पार्टी क्रिएशन है उसको भी हम लोग सरकार के मानदेय पे तय करेंगे। तीसरी बात आप आ जाइए, ये हो गई तीसरी बात। जब आप आएंगे कि हम लोग तीसरी बात की चर्चा करेंगे, और वो तीसरी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतने बड़े पद को और इतनी बड़ी नौकरियों की बहाली होगी और जिसमें 65% आरक्षण लागू होगा। और जिन लोगों को 65% आरक्षण से पेट में दर्द होता है, आज उन्हीं को ये ब्लू प्रिंट तेजस्वी जी का जो है उससे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब बताइए कि एक 5000 पद के लिए जो वैकेंसी आती है, वहां पे आपका फॉर्म आता है, 1 करोड़ और 1.25 करोड़ और 80 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं लोग। तो उन लोगों की क्या क्या गलती है, क्या अपराध है भाई कि उन लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? और अगर हम सरकार में आने के बाद नौकरी देने की बात करते हैं, क्यों लोगों को पेट में दर्द हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि बिहार में जो प्राइवेटाइज करके नौकरियों को समाप्त कर दिया गया है, आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, उन सब को हम फिर से लागू करना चाहते हैं। क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है भाई? मैंने बहुत धीरता के साथ और सभी ने आपको बहुत धीरता के साथ सुना। मेरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिएगा, बाकी तो फिर काउंटर आंसर ये करेंगे, बीजेपी के भी लोग हैं, जनसुराज से भी हैं। सवाल यह है कि आपने 2 बातें कही, आपने कही तो 5 बातें, लेकिन 2 बातें मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि बजट, कौन कहता है कि बजट नहीं बढ़ सकता? तो पहले सवाल यह है कि पैसा लाएंगे कैसे? भाई इन्वेस्टमेंट की बात सबसे पहले होती है ना, तो क्या वो माहौल क्रिएट हो पाएगा? इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? दूसरी, आपने कहा कि डोमिसाइल नीति कोई किसी ने सोचा ही नहीं। मुझे याद है कि आप लोग भी तो सरकार में थे ना, उस वक्त भी आप लोग डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, लेकिन तब भी पलायन नहीं रोक पाए थे आप। उस वक्त भी इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर ऐसा नया आप क्या कर देंगे जिसकी वजह से तस्वीर बदल जाएगी? मुझे सिर्फ ये 2 बातें जाननी है। चलिए, आपको बहुत अच्छा है कि याद आ गया कि हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की बात मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, और वो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कूद के दूसरी तरफ चले गए थे। और उसमें हम महागठबंधन के सभी साथियों की इच्छा था कि बिहार के अंदर पूर्ण रूप से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए ताकि बिहार में बिहारियों को अधिकार मिल सके। और ये जो अब मैं ये बता रहा कि आपने कहा कि बजट नहीं बढ़ाया जा सकता, तो बजट कैसे बढ़ाएंगे? इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है आपका? मैडम, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अडानी जी को 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन देकर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यही लालू जी की सरकार जब थी, केंद्र में रेल मंत्री बने, पहली बार केंद्र से रेल मंत्रालय से आपके यहाँ रेल का कारखाना खुल गया और हमारे रेल का कारखाना से एशियाई मूल के देशों में भी हमारी फैक्ट्री से सामान जाने लगा, हमारा माल जाने लगा। कब शुरू हुआ वो? कहेंगे ये कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? साउथ अफ्रीका जा रहा है, मैं बता देती हूँ, साउथ अफ्रीका जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शुरू कब हुआ? आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे तो पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं वो पन्ना खोलना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो ताक पर रख दिया गया था वो भी सबने देखा। अगर शुरुआत हुई तो वो इन 20 सालों में हुई, वो इन 20 सालों में हुई है। भूपेंद्र यादव जी, कारखाना बंद हो रहा है उसकी चर्चा। चलिए भूपेंद्र यादव जी, आपने सुन लिया ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ही ने किया था, उसी को आप आगे बढ़ा कर लेके जा रहे हैं, इंजन तो आप ही लेकर। और हमने रेल को मुनाफा में लाने के लिए रेलवे नहीं बेच दिया था। आइए भूपेंद्र यादव जी, हम रेल को बचा के रखे थे और हमने किराया भी कम करके रेल को मुनाफे में लेकर आने का काम किया था, रेल को बेच देने का काम नहीं किया। भूपेंद्र यादव जी अनम्यूट कीजिए। भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है लावनी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं भाई कि हमारा रेल का चक्का का कारखाना आदरणीय लालू जी लाए थे, तो ये बोल रहे हैं, शायद इनको याद होगा कि नहीं होगा। जानते हैं जब यूपीए 1 यूपीए 2 में जब रेल मिनिस्टर हमारे प्रदेश के आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मिनिस्टर थे, तो हमारा 200 साल का पूर्वजों का जो कमार था वो औने पौने भाव में बेच करके जानते हैं क्या किया? उसमें लाखों करोड़ रुपया जो है ना डोनेशन लेने का काम किया, जिसका कारण है कि आज पटना की धरती पर इनका 46 हमने तो कबाड़ बेच के प्रॉफिट बनाया, आप तो रेलवे बेच के लॉस में जमीन नहीं हुआ, उसके तो रेलवे बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया
और ये बेच दिया, उसके बाद क्या किए में नहीं है, लॉस में है, ये बड़ी किराया बढ़ा दिया, उसके बाद भी लॉस में है। अरे इसको चुप करिए। तो देश के संसाधन को लूटने वाले लोग चर्चा करेंगे। ऐसे सभी को क्यों बैठाते हैं? जब हम नहीं बोल रहे हैं बीच में, सच बोलेंगे तो आपको बेचैनी हो जाती है। सच सुनने की क्षमता रखिए। हमने कहा कि हमने रेल नहीं बेचा, हमने पटरी नहीं बेचा, हमने स्टेशन नहीं बेचा, बावजूद उसके रेलवे प्रॉफिट में था। हमने किराया नहीं बढ़ाया, बावजूद उसके रेलवे प्रॉफिट बेच करके जब 5 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट था तब भी रेलवे को प्रॉफिट मिला। आज आप 50 रुपया रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट करके उसके बाद लॉस में है। पूरा जदुवंश को शरीर से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके अपने धंधा सेट बन गया। अरे आप जैसे एक्सेप्शनल लोग हैं, का चारा खा गया, धरती पे आप जैसे एक्सेप्शनल लोग हैं, तुम्हारे पास है क्या? हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बोला, लालू प्रसाद के परिवार इतना शोषण करने वाला, दोहन करने वाला अधिकार पूरा बिहार की जनता जानती है। लालू प्रसाद को मटिया मेट हो जाएंगे। जा रहे हो 2025 में, क्यों चिल्ला रहे हो? बिहार के 2025 में यही कितने आज भूपेंद्र जी और कितने चले गए आपके जैसे लालू को मिटाने वाले, लालू को नाम को मिटाने वाले, लालू जी को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए आपके जैसे। तेजस्वी भी मटिया में कम से कम धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए था। सुनो कि चश्मा आदमी 5 बिहार नहीं चला सकता, एक चपरासी की नौकरी जो नहीं ले सकता वो बिहार को नौकरी देगा, जो स्वयं अपने चपरासी की नौकरी नहीं लिया। ये तो सौभाग्य नीतीश कुमार जी का 9वीं 10वीं कर ली, जिसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहते हो, उसको चरण धो के पीना चाहिए तुम लोगों को। यही तेजस्वी मोदी जी को बनाने का काम किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। ये जो है ना, जनता की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए, आइए जनता की बात आप लोग दोनों ही चुनावी मैदान में, दोनों ही चुनावी मैदान में, और देखिए चुनावी मैदान में जब उतरिए ना तो मुद्दों के साथ, सही मुद्दों के साथ। सोनाली के पास आती हूँ, ठीक है सर, आ रही हूँ। सोनाली आप सुन रही है ना कि देखिए ये बात दोनों ही सभी पार्टियां, इनफैक्ट आपकी पार्टी भी, अब अमर जी इसके बाद बस आपके पास आ रही हूँ सोनाली जी, लेकिन आपकी पार्टी भी युवाओं की बात करी है। आ रही हूँ शाह साहब, भूपेंद्र जी प्लीज प्लीज, आ रही हूँ सोनाली जी। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप कोई भी वायदा जनता के सामने करते हैं तो उसके पीछे आपका पूरा विजन क्लियर होना चाहिए, पूरा रोड मैप, पूरा ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपकी सरकार बने तो आप अपने आप को उस बात पर खरा उतारने के लिए, कसौटी पर खरा उतर सके। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, आप क्या मानती हैं कि बिहार का युवा इस दावे को समझ रहा है, इस वायदे को समझ रहा है? बिहार का युवा क्या इस बात पर आ जाएगा? सोनाली, अमर जी इसके बाद आपके पास पहले ही कहा कि अगर 5 साल भी ले ले, अब मैं और कहती हूँ अब 10 साल भी ले ले तो भी इस प्लान को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली उस सवाल को स्किप कर दिया कि क्राइटेरिया क्या होगा नौकरी देने का। एजुकेशन होगा, एग्जाम होगा, ये बस फ्री में आप यूं ही पत्र बांट देंगे। और पत्र बांटने की बात जहां तक आती है, मैडम पहले भी एग्जाम प्लीज लेट हर कंप्लीट, आप जो क्राइटेरिया पूछ रही है, एग्जाम का क्राइटेरिया हमने 5.5 लाख नियुक्ति पत्र बांट के दिखा दिया है और एक बार भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। ठीक है शाह साहब, प्लीज लेट हर कंप्लीट प्लीज। वो नहीं बोल रही थी, अगर हम 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो क्या आप जो कहते हैं गांधी मैदान से पत्र बांटे गए, क्या एक दिन में 3 लाख लोगों को आप नौकरी के पत्र दे सकते हैं? प्रैक्टिकली भी अगर ये बात संभव नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने किया भी तो आप उसका डेटा सार्वजनिक करिए, आप उसको पब्लिक डोमेन में इसके सामने रखिए उस डेटा को। आप MIS का जमाना है, हम डिजिटल की बात करते हैं, आप उसका डेटा सामने रखिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने बजट की बात की, बजट बढ़ाया नहीं जा सकता। बजट आप कितना बढ़ाएंगे? 10%, 12%, 15%? जो भी बढ़ाएंगे क्या सारा इसी स्कीम्स में लगा देंगे? यानी बाकी बिहार कुछ और डिजर्व नहीं करता। और तीसरी चीज, अगर आपकी सरकार बनती है, जब आप कैबिनेट आप बनाते हैं तब बजट का फॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से आप ऐसी घोषणाएं बनाते हैं। आपने जो अभी घोषणा की है हवा में तीर चलाने जैसा है, इसका कोई भी जमीन पे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। और मैं एक और चीज यहाँ पे बताना बहुत इजी है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा टफ हो जाता है। अमर जी का जरा एक काउंटर आंसर ले लेते हैं। लावणी जी, अमर जी आइए जरा, एक सेकंड भूपेंद्र जी, अमर पहले 3 लोगों को चुप कराइए आप, पहले तो चुप कराइए। ऐसा है, अरे आप चुप रहिए पहले। अरे 2 सेकंड भाई साहब, सभी बोल लीजिएगा। लावणी जी, भूपेंद्र जी जल्दी कीजिए 20 सेकंड में बस।
इस बात से यह प्रतीत होती है कि बिहार की जनता जो है ना अब समझ में आ गया है कि अब तेजस्वी जी को काके भर्ती कराने की जरूरत है। ठीक है अमर जी, ये 8 पास वास्तव में है और ये बक्कू से झूठ बोला। ठीक है सर, ठीक है बहुत क्रेडिट डाउन प्लीज ओनली अमर सिंह अमर जी देखिए कुछ चीजें तो देखिए बात तो सही है ना, स्टैटिस्टिक्स रख दीजिए सामने, नंबर्स रख दीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसा कि सवाल जनसुराज से सोनाली जी कर भी रही है। अमर जी मैं जवाब दे देता हूँ, जरा सुन लीजिए पहले। भाई साहब को जरा चुप करवाइए, चुप हो गए हैं, बोलिए, थोड़ा जज्बाती ज्यादा हो गए। आप बोलिए देखिए सब जज्बाती हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं सभी। कि तेजस्वी यादव ये नहीं कहा कि मैं मूर्खों को दे दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जा सकती। अब अगर आप एजुकेशन की स्थिति को देखिए, हमारी बहन सोनाली जी ने सही कहा कि मात्र 93 लाख जो है ग्रेजुएट है, उसमें कई लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर आप रेशियो नीचे जाइएगा ना तो दलितों में जो है सबसे कम एजुकेशन है। तो सवाल उठता है जो इस कैटेगरी को फॉलो करेगा उसी को तो नौकरी दिया जाएगा। दूसरी बात, जनस्वराज के भाई प्रशांत जी ने ये कहा है कि 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है बाहर में नौकरी कर रहे हैं, जो प्रवासी हैं बाहरों में, बोला सबको 5 साल में वापस कर देंगे। तो जनस्वराज वाले भाई हमारे ये बता दें कि वो वापस कैसे लाएंगे और किस तरह से वो नौकरी देंगे। यहाँ एक रोड मैप होती है, रोड मैप टीवी चैनल पे बैठ करके नहीं पढ़ाया जाता है और नहीं सुनाया जाता है। ये सरकार की ये पॉलिसी, जब सरकार बनेगी ये पॉलिसी रहेगा, 20 दिन के अंदर एक कानून लाया जाएगा जिसमें इन लोगों को नौकरी। बिल्कुल ठीक कहा कि टीवी डिबेट्स पर ये नहीं होता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर खुलकर ये बात कही जाती है तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना कि कुछ तो रोड मैप होगा। वही सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से सोनाली एक काउंटर आंसर कर दीजिए क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल कर लिया, फिर समाप्त करेंगे। सोनाली जवाब दीजिए। पहले अगर हम प्रवासियों को वापस लाने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम व्यवस्था बनाएंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम उन्हें हाथ में नौकरी बैठा के देंगे। और दूसरी बात, जो हमने फर्स्ट डे हमारे जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन हमने कहा था कि जो शराबबंदी जो बिहार में मौखिक तौर पर शराबबंदी है, अगर वो उसे हम हटाएंगे, नकली शराबबंदी कानून को हटाएंगे और उससे जो रेवेन्यू होगा जनरेट, उससे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डाइवर्ट किए जाएंगे। सबसे पहले एजुकेशन में डाइवर्ट किया जाएगा। चलिए समय इतनी अनुमति दे रहा है, अभी तो चर्चा खूब होती रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के युवाओं को आप सभी लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये समझ जाइएगा, वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर जनसुराज हो, ये बिहार का युवा है और वो सब जानता है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मुलाकात होती रहेगी क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार का बॉस कौन होगा, इसी पर हमारा मंथन चिंतन भी चढ़ता रहेगा। ग्राउंड से हमारे सहयोगी भी आपके सामने ताजा अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।